चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी का बद्रीनाथ प्रगति जी के जीएस क्लासेस तिरंगा चौक सहरसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए जम करके प्यारे बच्चों, क्योंकि यह साल कोरोना काल के कारण अपने लोग को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना पड़ रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों जम करके पढ़ना है और इस पढ़ाई की इस तरीका से रंग लाना है, क्योंकि अपने माता पिता का जो सपना है उस सपना को पूरा करना है, अपने कोचिंग के नाम को पूरा करना है। इसलिए प्यारे बच्चों आप अधिक से अधिक संघर्ष करें, मेहनत करें और इस समय को या लॉकडाउन से अच्छा कोई समय व्यतीत नहीं हो सकता है। इस समय पढ़ने का सबसे उद्देश्य है। जहां दिक्कत है फोन के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों जम करके पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए। तो चलते हैं अपना लोग कि प्यारे बच्चों आज बच्चे सा का कहना था कि सर यह प्राचीन भारत जो पढ़ा रहे थे आप, वो हम लोग को पढ़ा हुआ रिवाइज हो जाता है, बाद में आप पढ़ा दीजिएगा, आप मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों आपकी स्नेह प्यार के कारण ही आज इस यूट्यूब के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं। आपकी जो सहयोग मिला, इसलिए आपकी बात को मानते हुए आज हम लोग हिस्ट्री की प्राचीन मध्यकालीन को छोड़ते हुए आधुनिक भारत को स्टार्टिंग करते हैं, जिसे प्यारे बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। तो इस मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तीनों हिस्ट्री को, लेकिन प्यारे बच्चों आप सबको मांग के डिमांड को देखते हुए हम प्राचीन भारत को स्टॉप करके मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में यदि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वह पहला चैप्टर पहला अध्याय प्यारे बच्चों आपको स्टार्टिंग कर रहे हैं और यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव भी निकलेगा, आपका सब्जेक्टिव भी निकलेगा। तो आप शेयर कॉपी माध्यम से वैसे ग्रुप में भी डाल देंगे, लेकिन आप क्या करेंगे एक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी। और आज जो टॉपिक पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों वीवीआर टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जहां से ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा तो सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्टिव, यहाँ से इस चैप्टर से फिक्स है प्यारे बच्चों, रहता ही है। तो चलिए अब यदि हम लोग बात करते हैं इस मॉडर्न हिस्ट्री में, तो पहला चैप्टर प्यारे बच्चों है उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज। जब शेयर कॉपी बनाने लगेगा तो वहां जो पहला चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री का एक कॉपी लेकर के बनाइएगा, तो वहां पहला चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का प्यारे बच्चों उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज के बारे में यह चैप्टर पहला स्टार्टिंग करें। तो पहला टॉपिक प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन इस पूछा जाता है, सोशियोलॉजी में भी यहाँ भी पूछा जाता है, कभी कभी पॉलिटिकल में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि उपनिवेशवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 नंबर में प्यारे बच्चों 30-40 शब्दों में आपको क्वेश्चन पूछ देगा। कभी कभी प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देगा, जो दोनों तरीका से हम बताने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आ जाता है कि उपनिवेशवाद किसे कहा जाता है। तो उपनिवेशवाद का शाब्दिक अर्थ यह होता है जब एक समृद्धशाली राष्ट्र के द्वारा, एक शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा अपने से दुर्बल कमजोर राष्ट्र पर अधिकार करके उसके शासन प्रशासन, उसके संसाधनों को, उस पर अपना नियम कानून का क्या करना, आपको प्रयोग करना और उस देश के हित के संसाधनों को अपने निजी हित के लिए उपयोग एवं प्रयोग करना, उसे ही उपनिवेशवाद कहा जाता है। मतलब शॉर्ट में कह सकते हैं उपनिवेशवाद से हम यह समझते हैं जब एक शक्तिशाली, एक मजबूत राष्ट्र के द्वारा कमजोर राष्ट्रों पर अधिकार करके, उसको गुलाम बना करके उस पर शासन प्रशासन चलाना, उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो यह उपनिवेशवाद का जन्म, जो शुरुआत जो प्यारे बच्चों हुआ है, वह कई पश्चिमी देश, यूरोपीय देशों ने इस उपनिवेशवाद को क्या किया है, आपको जन्म दिया है। तो इस उपनिवेशवाद में क्या होता था प्यारे बच्चों, यदि किसी भी देश पर यदि कब्जा कर लेता था, कब्जा करने के पश्चात उस देश का जो सामाजिक स्थिति था, उस देश का जो सांस्कृतिक स्थिति था, उसमें परिवर्तन ला देता था। वो अपना सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति लागू कर देता था। उस देश में जो संसाधन रहते थे, उस संसाधनों को क्या करते थे, अपने हित के लिए क्या करते थे, आपको प्रयोग एवं उपयोग लाभ के लिए। और जिस देश को वह गुलाम बनाते थे, उसे हमेशा के लिए प्यारे बच्चों शोषण करते ही रहते थे। उस देश के विकास के बारे में, उस देश के रोजगार के बारे में, उस देश के लाभ के बारे में यह कभी भी, जो देश शक्तिशाली राष्ट्र उपनिवेशवाद बनाते थे,
उसे आपको कभी विकास करने का काम नहीं करते थे, उस पर अपना नियम कानून लागू कर देते थे, अपना धर्म का अपना संस्कृति का प्रचार प्रसार करते थे और विदेशी बनकर आते थे और अंततः विदेशी बनकर ही जाते थे। इसे प्यारे बच्चों उपनिवेशवाद का क्या किया गया, आपको जन्म दिया। तो इस समझाने का मतलब यह था कि उपनिवेशवाद से हम यह समझते हैं जब एक समृद्धशाली एक मजबूत राष्ट्र के द्वारा कमजोर राष्ट्रों पर कब्जा करके अपना शासन प्रशासन चलाना, उस पर अपना नियम कानून लागू करना, उसे ही क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो अब प्यारे बच्चों पहला है कि कोई व्यक्ति किसी को गुलाम बनाएगा अपने अधीन में, यदि कोई भी देश यदि रखेगा तो उसका कुछ न कुछ कारण होगा, उसका कुछ न कुछ मुख्य उद्देश्य होगा। आप ही किसी को अपने यहाँ नौकर रखते हैं, उसको गुलाम बना करके उसको काम ताम कराते हैं, उसके अपने जीवन के लिए उपयोग करते हैं, अपने हित की हमेशा बात करते हैं, उसके हित के बारे में हम नहीं सोचते। कोई न कोई उद्देश्य से हम उपनिवेशवाद जन्म हुआ या उपनिवेशवाद कोई शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्र को उपनिवेशवाद बनाता था। तो प्यारे बच्चों उपनिवेशवाद बनाने का सबसे पहला उद्देश्य यह था कि कच्चे माल की प्राप्ति करना, क्योंकि जब यह 18वीं सदी में यदि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो होती है प्यारे बच्चों वह इंग्लैंड जिसे ब्रिटेन कहते हैं, यहाँ से जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, यह औद्योगिक क्रांति शुरुआत होने के पश्चात जब उद्योग धंधा में कच्चे माल की डिमांड बढ़ा, मांग बढ़ा, तो उस समय में क्या किया गया, यह उपनिवेशवाद अधिक से अधिक अपने उद्योग धंधा में कच्चे माल की प्राप्ति करने के लिए मजबूत राष्ट्रों सब ने क्या किया, अपने से कमजोर राष्ट्रों पर जहां पर उसे कच्चे माल की प्राप्ति होता है उस देश पर कब्जा करके वहां के कच्चे माल को अपने हित के लिए, अपने उद्योग धंधा के लिए उसने प्रयोग करने लगा। तो उपनिवेशवाद बनाने का मुख्य उद्देश्य प्यारे बच्चों था कि उसका जो भारत को उपनिवेशवाद क्यों स्थापना करने का मुख्य कारण क्या था। तो उपनिवेशवाद प्यारे बच्चों हम समझे कि यदि उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य था कच्चे माल की प्राप्ति करना, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म की प्रचार, प्रतिकूल जलवायु और समृद्धि की लालसा। तो अब प्यारे बच्चों भारत में जो उपनिवेशवाद अंग्रेज के द्वारा उपनिवेश बनाया गया, गुलाम बनाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य था कच्चे माल की प्राप्ति करना, क्योंकि कच्चे माल भारत से जैसे कपास हो, जूट हो, नील हो, ढेर सारे कच्चे माल था, उसे प्राप्त करके उद्योग धंधा में प्रयोग करना और अपने जीवन अपने हित के लिए प्यारे बच्चों। इसलिए भारत को जो उपनिवेश बनाया, उपनिवेश बनाने का मुख्य उद्देश्य था कच्चे माल की प्राप्ति करना। दूसरा है निर्मित माल की खपत। प्यारे बच्चों मान के चलिए वह अंग्रेज जो भारत को गुलाम बनाया वह कच्चे माल की प्राप्ति करेगा। अब कच्चे माल अपने देश ले जाएगा, उद्योग धंधा में बनाएगा, कपड़े बनाएगा या ढेर सारे सामान बनाएगा, लेकिन वह प्रोडक्ट जो उत्पादन हुआ उसको तो खपत भी चाहिए। अब मान चलिए कोई देश गर्मी वाला देश है तो वहां पे गर्मी वाला सामान ही सब बिकेगा, ठंडा वाला है, ठंडा वाला में गर्मी ठंडा दोनों का मिश्रण है, तो उस अनुसार से तो इसलिए क्या किया उसने, क्या किया अपना माल को, अपना प्रोडक्ट को उस देश को गुलाम बनाया जहां उसका निर्मित माल क्या हो पाए, आपको खपत हो पाए, उस निर्मित माल से उसका क्या हो जाए, अधिक से अधिक लाभ हो पाए। इसलिए एक तरीका तो था उपनिवेश बनाना, दूसरा यह था कि कच्चे माल की निर्मित सामान जो होगा उससे क्या होगा, आपको निर्मित माल की क्या करना, आपको खपत बनाने के लिए। तीसरा उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि वह यदि भारत को उपनिवेश बनाया या प्यारे बच्चों कोई विदेश पहले जो अंग्रेजे आया भारत में उसने क्या किया, व्यापार करते करते राजनीति किया, राजनीति करते करते शासन लिया, शासन करते करते अपना धर्म को प्रचार प्रसार आरंभ किया और प्यारे बच्चों क्या किया, अपने धर्म को बढ़ावा देने लगा। तो यह उपनिवेशवाद में यह हुआ भारत को कि अंग्रेज जो भारत में आया तो उसने व्यापार करने के लिए या राजनीति किया, फिर अपना ईसाई धर्म प्रचार प्रसार किया। उसका मुख्य उद्देश्य था कि यदि अपने धर्म को भी विश्व स्तर पर बढ़ावा दे, विश्व स्तर पर हमारे धर्म को माने। और वह यह अंग्रेज लोग ने ईसाई धर्म के बारे में यह कहता था कि इस यदि आपको स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति करना है, इस जीवन जन्म मरण के चक्र से यदि मुक्ति होना है तो आपको ईसाई धर्म ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज लोग ईसाई थे, ईसा मसीह को अपना गुरु अपना भगवान मानते थे। इसलिए प्यारे बच्चों इस उपनिवेशवाद बनाने का एक उद्देश्य अपना धर्म भी था कि ईसाई धर्म को अधिक से अधिक देश में फैले, प्रचार प्रसार हुए, एक उद्देश्य यह था।
प्रतिकूल जलवायु, एक होता अनुकूल। अनुकूल मतलब प्यारे बच्चों होता अपने अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार। एक होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत। यदि प्यारे बच्चों सभी देश में यदि प्रतिकूल जलवायु है, विभिन्न विभिन्न देश है, तब न वहां पर विभिन्न प्रकार के फल फूल सब्जी या कच्चा माल या ढेर सारे सामान होता है। यदि एक ही जलवायु होगा, एक ही मौसम में सभी प्रकार के क्या होते हैं प्यारे बच्चों, यदि सामान उत्पादन नहीं होते हैं, इसलिए इसने प्रतिकूल जलवायु जो उस देश में था, उस देश ब्रिटेन में था, इंग्लैंड में था, उससे विपरीत जलवायु वाला मौसम वाला देश को उसने क्या किया, उपनिवेश गुलाम बनाया। वहां से नए नए सामान को क्या किया, प्राप्ति किया। जैसे वहां के लोग कि यदि आपको ब्रिटेन के लोग जैसे आलू हो, तंबाकू हो, चाय हो, कॉफी हो, गेहूं हो, चावल हो, ढेर सारे ऐसे कपास हो या नील हो या जूट हो, इस सब का जानकारी नहीं था, अनभिज्ञ थे वह सब। तो इसलिए उसने क्या किया, प्रतिकूल जलवायु वाले देश पर जैसे क्या किया आपको प्यारे बच्चों, यदि उसने क्या किया, आपको गुलाम बना करके कच्चे माल की प्राप्ति किया। तो अब यदि एक उपनिवेश बनाने का एक उद्देश्य प्यारे बच्चों क्या था, कच्चे माल की प्राप्ति करना, एक निर्मित माल की खपत करना, एक ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार करना, एक प्रतिकूल जलवायु था, एक समृद्धि की लालसा। समृद्धि की लालसा यह था कि अधिक से अधिक रुपया पैसा कमाना, धन की अर्जन करना, विकास करना, उद्योग धंधा लगाना और अपने क्षेत्र को बढ़ावा देना। इसलिए यह उद्देश्य क्या किया, उपनिवेशवाद, उपनिवेश भारत को उपनिवेशवाद बनाने का क्या था, स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था। तो पहला टॉपिक प्यारे बच्चों हम लोग जो पढ़े वो आपको उपनिवेशवाद के बारे में हम लोग समझे। अब यदि इसमें प्यारे बच्चों यह अंग्रेज आया, अंग्रेज के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यह अंग्रेज प्यारे बच्चों आपको 1600 ईस्वी में आया, और 1600 ईस्वी में आया था तो इसने व्यापार करने के लिए आया। व्यापार करते करते प्यारे बच्चों, यह अगला टॉपिक, यदि आपको व्यापार करने के लिए, व्यापार करते करते प्यारे बच्चों इसने क्या किया, राजनीति करने लगा। और राजनीति करते करते अंग्रेज के द्वारा भारत में लड़ा गया पहला युद्ध था प्लासी का युद्ध। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, उसे पढ़ाएंगे हम। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज की ओर से लॉर्ड क्लाइव और भारतीय की ओर से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। तो यह प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। किसके किसके बीच, अंग्रेज और भारतीय के बीच में। अंग्रेज कौन थे, लॉर्ड क्लाइव, और भारतीय की ओर से कौन थे, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेज की क्या होती है, लॉर्ड क्लाइव की जीत होती है, भारतीय की हार होती है। दूसरा युद्ध बक्सर की होता है 1764 ईस्वी में, और अंग्रेज की ओर से प्यारे बच्चों याद रखेंगे हेक्टर मुनरो था, और गठबंधन सेना की ओर से, भारतीय की ओर से नेतृत्व करने वाले बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। इसमें मीर कासिम की हार होती है और हेक्टर मुनरो अंग्रेज सैन्य अधिकारी की क्या होती है, जीत होती है। तो अंग्रेज के द्वारा प्रथम लड़ा गया युद्ध प्लासी युद्ध, दूसरा प्यारे बच्चों बक्सर युद्ध। प्लासी युद्ध 1757, बक्सर युद्ध 1764, और इन दोनों युद्ध में अंग्रेज की जीत होती है और भारतीय की क्या होती है, हार होती है। जब भारतीय की प्यारे बच्चों हार होती है, तो हारने के साथ ही अंग्रेजों ने क्या किया, पहले यह प्रथा था कि दो राजा महाराजा आपस में लड़ा, और यदि जो राजा महाराजा हार गया तो जीतने वाले सभी चीज पर, हारने वाले के सभी चीज पर अधिकार हो जाता था। इसीलिए क्या किया, बक्सर का जब इसने प्यारे बच्चों आपको युद्ध क्या किया, अंग्रेज ने जीता। तो जीतने के पश्चात उसने क्या किया, 1765 ईस्वी में आया। तो 1765 ईस्वी में बंगाल में आकर के द्वैध शासन, यह सभी पॉइंट को पढ़ेंगे, अभी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। 1765 में द्वैध शासन बंगाल में लागू किया, और यह द्वैध शासन प्यारे बच्चों 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक रहा। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा बंगाल में द्वैध शासन, कौन शासन प्यारे बच्चों, द्वैध शासन, कब से ऑब्जेक्टिव, 1765 से 1772। द्वैध शासन मतलब प्यारे बच्चों दो व्यक्ति के शासन को ही क्या कहा जाता है, द्वैध शासन। दो व्यक्ति के शासन को ही क्या कहा जाता है, द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन कब लगा, 1765। कब तक प्यारे बच्चों, 1772 ईस्वी तक यह रहा। लेकिन द्वैध शासन के दौरान प्यारे बच्चों यह अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय को
शासन की जिम्मेदारी दिया गया। और अंग्रेज ने क्या किया, इस समय में बंगाल के नवाब से प्यारे बच्चों उसने राजस्व लगान की जिम्मेदारी क्या किया, अपने हाथ में लिया। उसने भारतीय राजा महाराजा से संधि किया, समझौता किया कि नहीं आप तो हारे हैं, हारने के साथ आप क्या कीजिए, आप हमें इस राजस्व जो है या लगान जो है या राजस्व लगान वसूली हमें दे दीजिए। आप क्या कीजिए, आप शासन की जिम्मेदारी लीजिए। तो शासन चलाना भारतीयों के हाथ में आया। राजस्व लगान टैक्स वसूलने का जो अधिकार गया 1765 ईस्वी में द्वैध शासन के बाद प्यारे बच्चों अंग्रेज के अधीन गया। इसलिए दो प्रकार शासन इसे कहा गया, द्वैध शासन के नाम से जाना गया। तो अब प्यारे बच्चों यदि इस द्वैध शासन की बात करेंगे, इस राजस्व लगान की बात करेंगे। अब अंग्रेजों ने प्यारे बच्चों राजस्व लगान तो ले लिया। अब भारतीय राजा महाराजाओं का आपको भी कुछ देंगे, हम भी लेंगे, लेकिन राजस्व तो ले लिया, लगान तो वसूलने का लिए ले लिया। लेकिन भारतीय अब जब तक अंग्रेज ने लगान वसूलेगा नहीं, किसान इस सब से टैक्स वसूलेगा नहीं, तब तक भारतीय राजा महाराजा को कैसे देंगे, अपने हित के लिए अपने कैसे उपयोग करेंगे। और यह राजस्व लगान अंग्रेज के लिए वसूलना क्या था, आपको कठिन था। आप कहेंगे सर कैसे लगान टैक्स वसूलना अंग्रेज के लिए कठिन था, क्योंकि सभी देश का राजस्व लगान टैक्स अलग अलग तरीका है। भारत का जो राजस्व लगान प्रणाली था प्यारे बच्चों, वह जो गांव के बच्चे होंगे वह तो समझ जाएंगे, शहर के बच्चों को समझने में दिक्कत होता है। जैसे प्यारे बच्चों यदि जमीन को जो लिया जाता है, किसान लोग जो लेता है, जैसे बटिया होता है, सुद भरना होता है, मनकुत होता है, उस समय में प्यारे बच्चों खत बटाई, लत बटाई, रास बटाई इस प्रकार का था। तो अब उससे अंग्रेज जो था वह लेडीज एंड जेंटलमैन अंग्रेज लोग जो प्यारे बच्चों, तो वह आपको क्या करते थे, या उसे कहेंगे बटिया खेत, सुधभरना खेत, मनकुत खेत, खत बटाई, लत बटाई, रास बटाई। वह कहेगा यह कौन सा प्रणाली है, कैसे लगान वसूलेंगे, कैसे टैक्स वसूलेंगे, उसको तो इस चीज का अनुभव नहीं होगा। भारतीय जमीन के बारे में उसे तो अनुभव नहीं होगा, लगान कैसे वसूलेंगे। इसलिए अंग्रेजों के दिमाग में प्यारे बच्चों यह राजस्व लगान वसूलना क्या था, आपको कठिन था। इसीलिए एक अंग्रेज अधिकारी प्यारे बच्चों, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वह बंगाल का, एक क्वेश्चन अभी याद रखेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना वारेन हेस्टिंग्स। आप नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को 1772 में समाप्त तो कर दिया। भारतीय राजा महाराजा या भारतीय उपदीवान जो था उसको प्यारे बच्चों छुट्टी कर दिया, लेकिन लगान कैसे वसूला जाए, टैक्स कैसे वसूला जाए, क्योंकि भारतीय कर प्रणाली या खेती का लगान टैक्स लेने का तो उसके पास आपको अनुभव नहीं था। इसलिए प्यारे बच्चों उसने क्या किया, उसने सोचा कि यदि आपको किसी न किसी प्रणाली को अपनाया जाए और जिससे लगान टैक्स भारत में क्या किया जाए, आपको वसूला जाए। इसीलिए आगे चल करके भारत में लगान टैक्स वसूलने के लिए 3 प्रकार के बंदोबस्त प्रणाली का क्या किया, लागू किया है। और यह टॉपिक को प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में यदि रेतवाड़ी पूछा तो अस्थाई या महलवाड़ी में से एक क्वेश्चन पूछेगा, या महलवाड़ी पूछ दिया तो अस्थाई या रेतवाड़ी एक पूछेगा। बोर्ड एग्जाम के लिए भी टॉपिक है जहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्यारे बच्चों रहता है। इसलिए लगान वसूलने के लिए अंग्रेजों के द्वारा प्यारे बच्चों कि यदि अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन काल में अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन के तहत भू राजस्व 3 नीतियों के अलग अलग प्रांतों में स्थापित किया। मतलब अंग्रेज ने भू राजस्व लगान वसूलने के लिए प्यारे बच्चों उसने क्या किया, 3 नीति 3 प्लानिंग बनाया, पूरे भारतवर्ष में लागू किया और उसके द्वारा क्या किया, लगान टैक्स वसूलने का काम किया। पहला प्रणाली जो किया प्यारे बच्चों, अस्थायी बंदोबस्त। सभी को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा। तो पहला अलग प्रांतों में पहला राजस्व लगान वसूलने का प्रणाली याद रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त। कब प्यारे बच्चों, 1793 अस्थायी बंदोबस्त। दूसरा रेतवाड़ी बंदोबस्त 1820। इसके बाद तीसरा महलवाड़ी बंदोबस्त 1822। तो यदि राजस्व वसूलने के लिए अंग्रेजों के द्वारा कितने नीति, 3 नीति, एक अस्थायी बंदोबस्त 1793,
रेतवाड़ी बंदोबस्त 1820, महलवाड़ी बंदोबस्त 1822। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। तो पहले हम लोग अस्थाई बंदोबस्त को पढ़ेंगे, फिर रेतवाड़ी को पढ़ेंगे, फिर प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आपको महलवाड़ी बंदोबस्त को पढ़ेंगे। तो अब होता है बंदोबस्त किसे कहा था, एग्रीमेंट। तो अब यदि हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों यह लगान अस्थाई बंदोबस्त कैसे उत्पत्ति हुआ, तो हम बताए एक अंग्रेज, बार बार बोल रहे हैं, एक अंग्रेज अधिकारी वारेन हेस्टिंग्स, इसने सोचा लगान टैक्स का तो अनुभव नहीं है, एक प्रणाली करते हैं कि इस जमीन को नीलाम करते हैं, और नीलाम करने के पश्चात जो व्यक्ति क्या करेगा, ऊंची बोली के आधार पर वह जमीन को लेगा, उस जमीन को क्या करेंगे, यदि उस व्यक्ति को दे देंगे। इसीलिए पूरे गांव में क्या किया, प्रचार प्रसार किया, लोगों को निमंत्रण दिया, लोगों को बुलाया कि आज जमीन का छोटे छोटे टुकड़ा क्या किया जाएगा, उसको नीलाम किया जाएगा, और जो व्यक्ति ऊंची बोली लगाया जाएगा उसे क्या किया जाएगा, जमीन क्या किया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। इसीलिए 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने लोगों को बुलाया, सभा को बुलाया, वहां कहा गया आज जमीन का नीलाम होगा छोटे छोटे पार्ट में, और जो व्यक्ति ऊंची बोली के आधार पर जिस जमीन का जिस भाग का लगाएगा उसे उस जमीन क्या कर दिया जाएगा, आपको प्रदान कर दिया जाएगा। इसीलिए अब जमीन को तो नीलाम करना, ऊंची बोली लगाना है। कोई व्यक्ति किसी जमीन का बोला कि यदि 5 लाख बोला, कोई मान चलिए 10 लाख बोला, कोई मान चलिए 30 लाख बोला, कोई 40 लाख बोला, कोई मान के चलिए 50 लाख बोला, कोई मान के चलिए 1 करोड़ बोला। तो अब 1 करोड़ से अधिक कोई उस जमीन का यदि रेट नहीं लगाया, उससे ऊपर नहीं गया, तो क्या किया, उस व्यक्ति 1 करोड़ जो लगाया उस व्यक्ति को वह जमीन क्या किया, दे दिया गया। तो प्यारे बच्चों अब यदि जिस व्यक्ति को जमीन लिया ऊंची बोली के आधार पर, वह 1 वर्षों के लिए बोली लगता था। जैसे आप लोग फिल्म में देखते होंगे बोली लगता, कोई घर बिल्डिंग कोई सामान का बोली लगता है, जो व्यक्ति सबसे अधिक बोली लगाता उसे वह सामान प्रदान कर दिया जाता। इसीलिए क्या किया, ऊंची बोली के आधार पर जमीन को 1772 ईस्वी में 1 वर्ष के लिए क्या किया, नीलाम कर दिया गया। और नीलाम करने के पश्चात जो व्यक्ति उस जमीन को, याद रखेंगे, ऊंची बोली के आधार पर लिया, वह व्यक्ति कहलाया जमींदार। जो व्यक्ति ऊंची बोली के आधार पर जमीन लिया वह व्यक्ति क्या कहलाया, आपको जमींदार कहलाया। लेकिन पहले जो था इस जमीन पर परंपरागत रूप से अधिकार जो होता था वह किसान का होता था, लेकिन यह जब जमींदारी बंदोबस्त लागू हुआ तो वहां पर क्या हुआ, किसान का जमीन पर परंपरागत अधिकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। और समाप्त होने के साथ ही उस जमीन का मालिक जो हो गया प्यारे बच्चों आपको हो गया जमींदार हो गया। इसीलिए यह जमींदार जो क्या किया गया, आपको 1 वर्ष के लिए क्या किया, ऊंची बोली के आधार पर यह जमीन लिया था। तो इसीलिए प्यारे बच्चों यह जमींदारी बंदोबस्त जो आरंभ हुआ था वह 1772 में कितने वर्षों के लिए, 1 वर्षों के लिए। और इस जमीन में ऊंची बोली के आधार पर तो यह बंदोबस्त किया गया था, लेकिन यह बंदोबस्त शुरू में 1 वर्ष के लिए आपको लागू किया। अब मान चलिए कोई जमीन 10,000 रुपया में ऊंची बोली के आधार पर लगा था, तो अंग्रेजों का यह कहना था प्यारे बच्चों कि यह बंदोबस्त प्रणाली जो होगा यह 89% इसमें अंग्रेज लेगा और 11% जमींदार लेगा। मतलब समझाने का मेरा उद्देश्य यह था प्यारे बच्चों, यदि कोई यह जमीन वाला पार्ट है, इस जमीन का क्या किया गया, आपको नीलाम किया गया। इस जमीन यदि 10,000 में ऊंची बोली के आधार पर क्या किया, नीलाम किया गया, तो यदि इस 10,000 का 89% इस क्या किया गया, आपको अंग्रेज लेगा इसका टैक्स, और 11% कौन लेगा प्यारे बच्चों, आपको जमीन लेगा। और यह जो जमीन का नीलाम हुआ था कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। यह किसने लागू किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। लेकिन प्यारे बच्चों जब 1 वर्ष हुआ, 1 वर्ष होने के पश्चात क्या किया गया, आपको इस जमीन जो है प्यारे बच्चों क्या किया गया, आपको दूसरा व्यक्ति यदि 10,000 से अधिक उसका बोली लगा दिया तो फिर उस व्यक्ति को क्या करता था, आपको जमीन दे दिया जाता था। तो फिर 1 वर्ष में जमींदार मान चलिए उतना कठिन से टैक्स वसूलने के पश्चात क्या किया, जमा किया, फिर जाकर के 89% अंग्रेज को दिया, 11% अपने पास रखा। अब अंग्रेज का ना हाथ गंदा ना पैर गंदा, सबसे अधिक वही टैक्स ले लेता था। जमींदार के पास मात्र 11% रहता
जाता था। और 11% से अधिक यदि तो यह जमींदार ने आवाज उठाया कि यदि यह अंग्रेज अधिकारियों के समक्ष नहीं महाराज, हमारा 11% से अधिक टैक्स क्या किया जाए, आपको वसूला जाए, तो उस 11% अधिक हमको दिया जाए। तो उसने कहा नहीं, आप 10,000 लगाना है तो 10,000 लीजिए, लेकिन उसमें से 89 भाग हम लेंगे ही, लेकिन आपको अधिक उससे लगान 11% से अधिक लगान यदि टैक्स आपको लेना है तो आप जमींदार का जो टैक्स लेते हैं, कर लेते, उसमें आप जमीन किसान से क्या कीजिए, आप टैक्स लीजिए। मान लीजिए प्यारे बच्चों, पहले किसान को 5 केजी प्रत्येक किसान को लेता था। यदि 5 केजी प्रत्येक किसान से लेता था तो कुल उस क्षेत्र में क्या 10,000 रुपये आया था। उसमें से 89% अंग्रेज ले लेता था, 11% जमींदार ले लेता था। अब यदि इस 5 केजी से अधिक होगा लेगा तब 10,000 से अधिक होगा, लेकिन 10,000 का 89% ही अंग्रेज को देगा। जो अधिक आएगा उसमें क्या होगा, या जमींदार अपने पास रख लेगा। इसलिए क्या किया, 11% से अधिक लाभ के लिए भारतीय व्यक्ति ही भारतीय व्यक्ति का शोषण किया। मतलब भारतीय जमींदार ही भारतीय किसानों का क्या किया, आपको शोषण किया। तो शुरू में क्या किया, यह बंदोबस्त प्रणाली 1 वर्ष के लिए लागू किया गया, लेकिन इस बंदोबस्त में यह भी व्यवस्था जमींदार का कर दिया गया कि यदि आप यह जो 89% है, यह टैक्स है, यह नीलामी वाले रुपया है, यह 1 वर्ष में यदि 1 तारीख से पहले जिस तारीख को नीलाम हुआ उससे 1 साल पूर्व होने से, 1 वर्ष पूरा होने से पहले ही हमको जमा कर देना। मतलब 1 वर्ष जब पूरेगा उसका सूर्य उगने से पहले ही हमें आपको क्या करना, यह लगान टैक्स आपको यदि मेरे यहाँ पहुंचाना पड़ेगा। यदि 1 वर्ष में यदि आप नहीं पहुंचाते हैं फिर आपकी जमीन छीन लिया जाएगा, उसका जो अधिक से अधिक क्या होगा, आपको टैक्स लिया जाएगा, जुर्माना आपसे लिया जाएगा। मतलब यह जमीन का कितना कठिन था कि 1 वर्ष के अंदर ही यदि 1 वर्ष पूर गया, जिस दिन पूर रहा उसमें सूर्य उगने से पहले ही आप यदि इस जमीन का टैक्स लगान नहीं जमा करते हैं, नीलामी नहीं जमा करते हैं, तो आप पर कार्रवाई किया जाएगा। इसीलिए इसे सूर्यास्त कानून वाला बंदोबस्त भी जाना गया। तो अब प्यारे बच्चों, यह बंदोबस्त प्रणाली शुरू में कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, लेकिन आगे चल करके यह जमींदार लोग ने प्यारे बच्चों क्या किया, आवाज उठाया, कहा महाराज नहीं, हम लोग को क्या होता है, यह 1 वर्ष में फायदा नहीं होता है, यह जो क्या किया जाए इसकी अधिक बढ़ाया जाए, आपको 5 वर्ष के लिए कुछ दिन और बढ़ाया जाए। तो आगे चल करके शुरू में यह बंदोबस्त प्रणाली जो हुआ, नीलामी जो हुआ जमीन का 1 वर्ष के लिए, फिर बढ़ा करके कितने वर्ष के लिए, आपको यदि 5 वर्ष के लिए किया गया, और 5 वर्ष से बढ़ा करके फिर भारतीय तो तेज तर्रार होता है, उसने कहा कि नहीं महाराज, हमें 5 वर्ष में भी फायदा नहीं होता है। तो आगे चल करके वारेन हेस्टिंग्स के जगह बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना, वह प्यारे बच्चों आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस बना। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जैसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना, इसने क्या किया, आपको बढ़ा करके इस प्रणाली को 10 वर्ष कर दिया। शुरू में कितने वर्ष, 1 वर्ष, फिर बढ़ाकर कितने वर्ष, 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस नीलामी को कितने वर्ष बढ़ा दिया, आपको प्यारे बच्चों 10 वर्ष क्या किया, बढ़ा दिया गया। लेकिन आगे चल करके भारतीय जमींदार लोगों ने यह कहा कि महाराज नहीं, हम लोग को कितने ईमानदार लोग हैं, कितने हम लोग हैं, हम लोग जो कहते हैं वह लगान आपको हम दे देते हैं, पहुंचा देते हैं। यदि आपको इसलिए हमको अस्थायी रूप से, परमानेंट रूप से ही कर दीजिए। इसीलिए क्या किया, भारतीय जमींदार लोग ने, एक अधिकारी था बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस का, आपको जॉन शोर, उस जॉन शोर के पास पैरवी लगाया कि नहीं, हम लोग को परमानेंट कर दीजिए, अस्थायी कर दीजिए। इसीलिए जॉन शोर ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को किया। और 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में प्यारे बच्चों, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शोर की सहायता से यह नीलामी बंदोबस्त को अस्थायी रूप से उस जमींदार को दे दिया कि आप ही जब तक रहिएगा, आपके यदि आप नहीं दे पाइएगा, आप जब बूढ़े हो जाएंगे, आपके बेटा, उसके बेटा, उसके बेटा, अस्थायी रूप से, परमानेंट रूप से उस क्षेत्र का जमीन दे दिया गया। इसलिए प्यारे बच्चों, अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ, आपको 1793 ईस्वी में। और वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शोर की सहायता से,
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किसके सहायता से? जॉनसोर की सहायता से। और यह अस्थाई बंदोबस्त जो जमींदार को अस्थाई रूप से, परमानेंट रूप से दे दिया प्यारे बच्चों, आपको बिहार में दे दिया, बंगाल में दे दिया, उड़ीसा वाला दे दिया, बनारस वाला, असम वाला क्षेत्र। तो यदि कहा जाएगा अस्थाई बंदोबस्त जो लागू हुआ वह कहाँ? बिहार में। कहाँ हुआ? बंगाल में। कहाँ हुआ? उड़ीसा में। कहाँ लागू हुआ? बनारस में। कहाँ लागू हुआ? असम में। और प्यारे बच्चों, कुल भूमि का यह 19% भूभाग पर लागू हुआ।